अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अकरम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा स्पेन के तालीमी निज़ाम के ऊपर। स्पेन के तालीमी निज़ाम के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे जो मुख्तलिफ एतापास हैं, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं स्पेन में उसकी, और उसके बाद कौन कौन सी तब्दीली अभी 2023 में हुई है यहाँ के तालीमी निज़ाम में, और एंड पे जो बच्चे 10वीं के बाद या कुछ 10वीं से पहले जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो उनको तलाश कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हमें पता चलेगा किस कोर्स में क्या सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। लाइव इसलिए किया है ताकि बहुत दफ़ा बात हो जाती है लेकिन बाद में कुछ क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं। तो मैं शुरू तो इस तरह से कर देता हूँ बगैर आपके कमेंट्स पढ़ते हुए, लेकिन एंड पे मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज़ क्वेश्चन जो भी आपके होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बारे में या स्पेन में बच्चों की तालीम या आपकी अपनी तालीम के बारे में होने चाहिए। बाकी जो एक्स्ट्रा वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन हमारा प्रोग्राम है हसनात साहब के साथ, तो उसमें वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले है जो स्पेन का तालीमी निज़ाम, ये समझ लें पहले साल के बच्चे की एज जब 0 से 3 साल का जो हिस्सा होता है उसमें भी इन्होंने एक एतापा रखा हुआ है जिसे कहते हैं प्रीमियर सिक्लो de infantil। ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना इसका कल्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माँ बाप दोनों काम करते हैं तो उस वजह से ये 0 से 3 साल तक बच्चे को गुआर्देरिया छोड़ते हैं और काम से वापस आके उसको ले लेते हैं। तो ये भी हिस्सा है यहाँ के तालीमी निज़ाम का। बेशक ये लाजमी नहीं है और बहुत दफ़ा ये प्राइवेट होता है। जब बच्चे की एज 3 साल होती है तो लाजमी हो जाता है कि बच्चे को लाजमी, कानूनी तौर पे लाजमी नहीं है, लेकिन 99% या 95% जो बच्चे हैं वो 3 साल की एज में स्कूल में दाखिल हो जाते हैं। तो जो नहीं होते वो थोड़ा-सा उनसे पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से देखो-देखी सब जो है ना वो एक बच्चे अपने 3 साल की एज में स्कूल दाखिल करवा लेते हैं। तो जब आपका बच्चा, मिसाल के तौर पे अभी हम 2023 में हैं और बच्चा आपका 2020 में पैदा हुआ है, तो अभी तो दाखिले बंद हो गए हैं क्योंकि अप्रैल के शुरू में, अप्रैल की 15 तक शायद वो खुले थे। तो अब आपने क्या वेट करना है सितंबर का। सितंबर में दोबारा आप अपने बच्चों को, अगर बच्चा आपका 2020 में पैदा हुआ था तो क्योंकि इस साल वो 3 साल का हो जाना है, तो उसको आप एडमिशन उसका आप करवा सकते हैं। तो 3 से 6 साल तक ये भी एजुकेशन लाज़मी नहीं होती, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये सोशल तौर पे एक एक तरह से लाज़मी हो जाती है क्योंकि जो बच्चा नहीं जाता उसके वालिदैन को यही होता है कि ये दूसरों से पीछे रह जाएगा। तो ये होता है इन्फांटिल के दोनों एतापास। जब बच्चे की एज 7 साल होती है तो क्योंकि वो इन्फांटिल के 3 साल, जो 3 से 6 साल तक वो कर चुका होता है, तो बाकायदा उसी स्कूल में या उस स्कूल से लिंक वाला जो भी स्कूल होता है वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता है और यहाँ से बच्चे का लाजमी एजुकेशन का आगाज़ हो जाता है। इसे कहते हैं प्रीमेरो दे प्रीमारिया। तो प्रीमियर दे प्रीमारिया में आपको कोई दाखिला वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसी स्कूल से, हर स्कूल, छोटे स्कूल के साथ एक प्राइमरी स्कूल का लिंक होता है और बहुत दफ़ा उसी स्कूल में ये एजुकेशन दी जाती है। तो ये है, यहाँ पे 6 साल बच्चा रहता है एक प्रीमेरो दे प्रीमारिया से लेकर सेक्स्टो दे प्रीमारिया तक। और इसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। प्रीमेरो सेगुंडो को एक सिक्लो कहते हैं, tercero cuarto को एक सिक्लो कहते हैं और quinto sexto को तीसरी सिक्लो कहते हैं। सिक्लो का मतलब है ये मुख्तलिफ हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो जब बच्चे की एज 12 साल होती है, सॉरी जी, जब बच्चे की एज 12 साल होती है तो फिर वो जाता है जो एजुकेशन सेकुंडरिया है वहाँ पे। यहाँ पे मैंने 7 से 12 साल तक लाजमी तालीम लिखा हुआ है। सॉरी, ये 7 से 16 साल तक है। 7 से 12 साल तक ये प्राइमरी एजुकेशन में होता है जो प्रीमेरो से लेकर सेक्स्टो दे प्रीमारिया तक होती है। लेकिन जब बच्चे की एज 12 साल हो जाती है तो फिर वो एजुकेशन सेकुंडरिया के लिए जो इंस्टीट्यूटो जिसको कहते हैं वहाँ बच्चे का दाखिला हो जाता है। तो इंस्टीट्यूटो में 4 साल का होता है लाएसो जो कि ओब्लिगाटोरी होती है। प्रीमेरो, सेगुंडो, tercero और cuarto de la ESO, ये 4 कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे बच्चे को 16 साल तक रखा जाता है। अगर बिल्कुल सब कुछ एक ही मतलब जैसे सोचा है या जिस तरह से एक-एक साल में एक कोर्स होता है, तो अगर इस तरह से होता जाए तो बच्चा 16 साल की एज में अपनी यहाँ एसओ की डिग्री समझ लें या मैट्रिक की डिग्री खत्म कर देता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने की हैं, वो ये कि जब बच्चा, मतलब प्राइमरी में तो कोई ख़ास चीज़ आपको, मतलब आपने जो इलेक्ट नहीं करनी होती,
लेकिन जब बच्चा सेकुंडारिया में आता है, मतलब इंस्टीट्यूटों में आता है, प्रीमेरो और सेगुंडो में कुछ खास नहीं होता, तकरीबन सारे सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। पहले tercero में भी थोड़ा बहुत जो है इलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी जो कानून चेंज हुआ है उसके साथ tercero में भी कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अब आ जाते हैं क्वार्तो पे। क्वार्तो में आके ये होता है, जो क्वार्तो कहते हैं, जो 10वीं क्लास होती है, जब बच्चे की एज 15 से 16 साल तक होती है, और इंस्टीट्यूटो में ये बच्चे का आखिरी साल होता है। तो यहाँ आके बच्चे को जो अपने सब्जेक्ट हैं वो इलेक्ट करने होते हैं। क्या बाद में वो साइंस की तरफ जाएगा या वो आर्ट्स की तरफ जाएगा। अगर साइंस की तरफ जाएगा तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रखेगा, और अगर वो आर्ट्स की तरफ जाएगा तो इकोनॉमिक्स और लातीन हो गई यहाँ पे, या कोई और ग्रीगो एक लैंग्वेज है वो रख लेते हैं, या यहाँ पे एक सिकोलॉजिया का एक सब्जेक्ट है वो रख लेते हैं। मतलब आर्ट्स के जो साइड पे जो बचा जाता है वो इस साइड पे होता है। दूसरा जो रियाजी पढ़ाई जाती है वो भी आर्ट्स वाले को थोड़ी आसान रियाजी पढ़ाई जाती है, और जो साइंस वाला है उसको थोड़ी सी मुश्किल। तो क्वार्तो de la ESO ये बहुत ही क्रूशल टाइम होता है बच्चे का, जो 10वीं क्लास होती है, इसमें हमें अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता है। tercero de la ESO में जब बच्चा होता है, मतलब सेगुंडो, जब वो अगर कोई खुदा ना खास्ता बच्चा रिपीट करता है सेगुंडो और tercero में, मतलब 9th क्लास में वो मुश्किल से पहुंचता है। तो पहले तो कोई ऑप्शन नहीं था इस तरह का, जो पिछले अभी तक इस साल तक जो चल रहा था वो एक मतलब पेमार टाइप का एक जगह होती सी, एक कोर्स होता है, या समझ लें पेमार एक एतापा जो कि सेगुंडो और tercero में कर दिया जाता था। अब जो कानून चेंज हुआ है उसके साथ ये है कि जो बच्चा बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सही नहीं है, या उसको लैंग्वेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इशू है लैंग्वेज का, तो उसे tercero में डिवर्सिफिकाción भेज दिया जाता है। डिवर्सिफिकाción ये tercero और cuarto, 9th और 10th क्लास का ये होता है। इसमें बच्चे के लिए फायदा ये होता है कि मैक्सिमम 8 से 10 स्टूडेंट होते हैं, और सब्जेक्ट भी 10 से 12 के बजाय इसमें सब्जेक्ट भी होते हैं 5 से 6 तक। मतलब जो लेंगुआ है, हिस्टोरिया है, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो उनको एक कर दिया जाता है, एक ही टीचर ये सब कुछ देता है। और जो रियाजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इनको भी दूसरी साइड पे कर दिया जाता है, वो एक ही टीचर देता है। तो ये एक एक सब्जेक्ट जो है ना वो माना जाता है। उसके साथ इंग्लिश होती है, या खेलने वाली क्लास होती है, या कोई इंफॉर्मेटिका की क्लास होती है। तो सब्जेक्ट बहुत कम होते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने खुद ये डिवर्सिफिकेशन की थी। जब मैं यहाँ स्पेन में आया तो पहले साल तो बिल्कुल ही खाली गया, तकरीबन 7 से 8 सब्जेक्ट जो है ना वो फेल किए। अगले साल उन्होंने ये मुझे डिवर्सिफिकेशन भेज दिया। तो डिवर्सिफिकेशन का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे एक 3-4 टीचर थे, 8 से 9 स्टूडेंट्स थे, तो ज़्यादा टाइम या ज़्यादा चीज़ें आप टीचर से पूछ सकते हैं, और आप ज़्यादा पज़ल भी नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट में बंदा, एक लैंग्वेज का इशू हो और दूसरा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हो, तो बंदा नर्वस वगैरह हो जाता है, या समझ नहीं आती करना क्या है। तो बच्चे को, अगर आपके बच्चे को यहाँ 2 या 3 साल हुए हैं और स्कूल वाले कह रहे हैं आपको इस बच्चे को डिवर्सिफिकेशन भेजना है, तो बहुत दफ़ा बच्चों का दिल नहीं करता, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं नालायक हूँ इस वजह से, या मैं मतलब मेरा दिमाग कम है इस वजह से मुझे भेज रहे हैं। लेकिन वो स्टेज, एज की स्टेज इस तरह से होती है। तो आपने, अगर टीचर आपको कहता है कि आपके बच्चे के लिए ये बेहतर है, तो लाजमी आप बच्चे को ये करवाएं डिवर्सिफिकेशन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 9th और 10th क्लास आसानी से बच्चा कर लेता है, और उसके बाद बाचीरा तो अगर करना चाहे तो भी कर सकता है, क्योंकि मैंने डिवर्सिफिकेशन के बाद बाचीरा तो की थी। तो बहुत ज़्यादा ये भी सच है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी मेहनत करे तो कोई इतना बड़ा इशू या इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता आम क्लास में और डिवर्सिफिकेशन में। तो एक तो ये मसला tercero और cuarto में हमें सॉल्व करना होता है बच्चों का, और दूसरा ये कि साइंस या आर्ट्स इलेक्ट करनी होती है, जो सब्जेक्ट हमें दिए जाते हैं बच्चे के लिए वो हमने इलेक्ट करने होते हैं। तो ये क्रूशियल टाइम होता है हमारे बच्चे की एज के लिए। यहाँ पे एक और रास्ता भी है, वो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि डिवर्सिफिकेशन में तो हमने उनको भेज दिया जिनको थोड़ा बहुत मसला था, थोड़ा बहुत इशू था, वो बागो नहीं थे, वो थोड़ा सा समझ लें कम ज़हीन कुछ हो जाते हैं, कुछ होते हैं कम ज़हीन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको, जैसा कि हम गैर मुल्की हैं, हमें लैंग्वेज का मसला हो जाता है, तो उनको तो भेज दिया जाता है डिवर्सिफिकेशन में। लेकिन जो बच्चे अपनी 8वीं क्लास के बाद 9वीं को जाते हैं, या 8वीं को रिपीट करते हैं और 9वीं की तरफ जाते हैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट फेल करके, और उनका पढ़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और वो ज़्यादातर क्लास में मतलब मसले करते हैं, टीचर्स को तंग करते हैं,
तो उनको स्कूल वालों की क्या कोशिश होती है कि उनको इस ग्रादो बासिको में भेज दिया जाए, एफएफए ग्रादो बासिको। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज की वजह से अपनी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं करते, तो फिर उनको भी मजबूरन यहाँ भेज देते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स को फिर पेपासिका में भेजती हैं जो कि उनकी नज़र में आम क्लास के लिए मसला होते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या उनकी लैंग्वेज इतनी है कि कोशिश करके भी वो ठीक नहीं कर सकते, तो उस वजह से उनको एफए बासिका का कोर्स के लिए भेज दिया जाता है। तो एफए बासी का ये बिल्कुल एक डिग्री आपको यहाँ से मिलेगी, एक काम का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, लेकिन ये समझ लें इसकी कोई इतनी ज़्यादा कदर नहीं है अगर इसके बाद हम अपनी स्टडी जारी नहीं रखते। तो जो बच्चे मजबूरन या किसी इशू की वजह से उनको एफए बासी का करना पड़ जाता है, तो ये मसला कोई नहीं है। आपने मतलब मैं तो जिन लोगों को लैंग्वेज का मसला है उनको तो प्रेफ़र भी करता हूँ कि वो एफए बासी का करें, क्योंकि ये आसान होती है, ज़्यादा थ्योरी नहीं होती, तो बच्चे को यहाँ सेटल होने का, लैंग्वेज बेहतर करने का चांस मिलता है। तो इस वजह से अगर आप एफए बासी का जाते हैं तो ज़हन में ये रखना है कि इसके बाद मैंने ग्राडो मेडियो करना है, जो इससे अगला कोर्स है। अगर वहीं पे आप छोड़ देंगे या इसको कंप्लीट भी नहीं करेंगे, तो आप ना एसओ आपके पास, ना कोई कोर्स आपके पास, बिल्कुल आप दरमियान में रह जाते हैं। तो ये क्रूशियल टाइम होता है बच्चे की जो एजुकेशन है उसका, जब बच्चा tercero और cuarto de la ESO में होता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, और बच्चे की जो फ्यूचर है उसके लिए 3 चीज़ें इलेक्ट करनी होती हैं। एक इलेक्ट करने का मतलब है कि आपने दूसरे दरवाजे अपने बंद कर दिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से ये, या बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत करके और टीचर्स के साथ बातचीत करके इस चीज़ को डिसाइड करना पड़ता है। अगली, जब हमने पिछले स्टेज में हमने देखा, यहाँ हमने 7 से 16 साल तक हम यहाँ रहे। तो 16 साल में जब अगर बच्चा कोई कोर्स रिपीट नहीं करता, बिल्कुल हर साल पास करते जाता है, तो 16 साल में वो एसओ की डिग्री ले लेता है, मतलब वो पास हो जाता है क्वार्तो de la ESO, जो कि यहाँ की मैट्रिक की डिग्री है। उसके बाद उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक उसके पास ऑप्शन ये होता है कि वो जो बाचिरातो है, जिसे हम एफए कहते हैं अपने पाकिस्तान में, या तो वो एफए की तरफ जाए 11वीं और 12वीं की तरफ, या वो ग्राडो मेडियो की तरफ जाए। ग्राडो मेडियो ये एक यहाँ की जो एफए बासिका के बाद जो अगला ग्रेड होता है, जो कोर्सेज़ का, वो ये होता है, और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है उन बच्चों के लिए जो मैट्रिक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा तालीम की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, और वो चाहते हैं कि कोई कोर्स ऐसा सीखा जाए जिसके साथ बाद में वो काम वगैरह कर लें, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन उनके लिए होता है, एफए पे ग्राडो मेडियो। तो बाद में ये जो आपको बताने के बाद एंड पे मैं आपको बताऊँगा ये कोर्सेज़, वैसे तो स्कूल वाले आपको बता देते हैं कि आप हमारे स्कूल में ये कर सकती हैं, ये चांसेज़ हैं आपके पास, या ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने पूरे सूबे में किसी भी जगह पे, या आप समझ लें पूरे स्पेन में कोई कोर्स आपने ढूँढना है, तो वो कैसे ढूँढेंगे? ग्राडो मेडियो के लिए या ग्राडो सुपेरियोर जो कि एफए के बाद किया जाता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने मैट्रिक कर ली, तो मैट्रिक के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप 11वीं और 12वीं करें, जिसे बाचिरातो प्रीमेरो और सेगुंडो दे बाचिरातो कहा जाता है, या आप ग्राडो मेडियो करें। और ग्राडो मेडियो आप कर सकते हैं अगर आपने एफए पेपासी का, जो यहाँ पे हमने बात की, जो बच्चे सही नहीं पढ़ते लेकिन अगर कोई लैंग्वेज की वजह से यहाँ आ जाता है, और इन 2 सालों में उसकी लैंग्वेज क्लियर हो गई और उसने ये कोर्स पास कर लिया ग्राडो बासी को, तो वो डायरेक्ट ग्राडो मेडियो कर सकता है। तो यहाँ पे आप एफए पेपासिका से भी आ सकते हैं, और यहाँ पे मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं, या आप बाचीरा तो कर सकते हैं, जिसमें 2 कोर्सेज होते हैं। यहाँ पे जो बाचीरा तो होता है ये 5 किस्म का होता है, पहले 4 किस्म का होता था, लेकिन अभी जो कानून में चेंजिंग्स आई हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा कर दिया गया है। जो 4 किस्म का होता था वो ये हैं। एक तो साइंस से रिलेटेड होता है, सिंसियस उसे कहते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या टेक्नोलॉजिया या मुश्किल जो रियाज़ी होती है वो पढ़ाई। जी बिल्कुल, मैं एफए प्रवासी का जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एसओ की डिग्री, खैर उसके लिए एसओ की डिग्री नहीं होती, लेकिन वो एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता है, जिसका मतलब यही होता है कि आपने कर ली है। तो बिल्कुल ये से खलील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो उसके साथ डायरेक्ट आप इसी वजह से आप ग्राडोमेडियो कर सकते हैं, क्योंकि पहले एफए पे बासिका के साथ जब आप ये कोर्स करते थे, तो इसके बाद आपको एसओ की डिग्री नहीं दी जाती थी, या जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता था वो एसओ के बराबर नहीं होता था। तो उस वजह से ग्राडोमेडियो करने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि अब डायरेक्ट आप एफए पे बासिका के बाद ग्राडोमेडियो कर सकते हैं,
क्योंकि जो वो सनत आपको देते हैं, जो एक सर्टिफिकेट देते हैं एजुकेशन सेकेंडरिया का, वो एसओ के बराबर होता है। तो इसी वजह से आप ग्रादो मेडियो कर सकते हैं। बाचीरा तो अगर आपने इलेक्ट करना है तो उसमें 4 किस्में हैं। पहले 4 होती थी, अब 5 हो गई हैं। एक तो साइंस की होगी जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या टेक्नोलॉजिया वगैरह इलेक्ट करेंगे। दूसरी होती है सियंसियास सोशियालिस, तो इसमें आप इकोनॉमिक्स रख सकते हैं या इकोनॉमिक्स के साथ कोई लातीन ग्रीको में से एक जो है ना वो रख सकते हैं, और साथ में रियाजी भी आपकी होगी जिसे मैथमेटिकास para ciencias sociales कहते हैं, जो कि दूसरी रियाजी से आसान होती हैं। तीसरा ऑप्शन होता है आर्टिस, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बाद में मतलब आर्ट्स से रिलेटेड कोई भी करना, मतलब कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसा कि सिनेमा की तरफ कोई जाना चाहता है, कोई पेंटिंग की तरफ जाना चाहता है, तो कोई भी जो आर्टिस्ट की तरफ जो भी बच्चा जाना चाहता है बाद में, तो उसके लिए ये जो बाचिरातो है ये होता है। उसके बाद उमानिदादेस, उमानिदादेस वाला वो होता है जिसमें, या इसे लेट्रास पूरास भी कहते हैं, ये वो होता है जिसमें बच्चे ना इकोनॉमिक्स रखते हैं, यहाँ पे ना ही कोई आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, ना ही रियाजी वगैरह होती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चे रखते हैं लातीन और ग्रीको। लातीन और ग्रीको ये जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं इनको रखते हैं, और इनके साथ ही बाद में जो अपनी बाद में फिलोलॉजिया किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, या रियाजी से वो बहुत भागते हैं जो, लेकिन उनका दिल होता है कि उनके पास जो है ना बाचीरा तो हो, तो उस वजह से वो ये उमानिदादेस करते हैं। और अभी जो नया आया है इसे कहते हैं बाचीरातो जेनरल, ये जो नई कानून में चेंजिंग हुई है तालीमी निज़ाम में, तो ये इन्होंने ऐड किया है बाचीरातो जेनरल। इससे ये होता है कि यहाँ पे बच्चे को हर किस्म का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब एक वो साइंस का सब्जेक्ट ले ले, दूसरा वो सिंसिया सोशियालिस्ट का भी रख सकता है, साथ में उमानिदादेस का भी रख सकता है। लेकिन ये अभी तक सही तरह से मतलब चला नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरे सूबे में हमारे सिर्फ 2 स्कूल हैं जिन्होंने इस साल ये चलाया है। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि ज्यादा मतलब बाचीरा तो करने के कायल नहीं होते, लेकिन उनको लेकिन मुश्किल की वजह से वो इसको नहीं करना चाहते, तो यहाँ वो एक एक करके अपने सब्जेक्ट इलेक्ट करके बाचीरा तो कर सकते हैं, ताकि बाद में कोई भी ऐसा वो ग्रादो सुपेरियर कर लें, या अगर वो कोई पुलिस के लिए काम करना चाहता है बाद में, तो उस वजह से वो बाचीरा तो होना लाजमी था, तो वो ये बाचीरा तो जेनरल कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगला जो स्टेप होता है, यहाँ पे एक दफा समझ लें आपने ग्रादो मेडियो यहाँ पे कर लिया, मतलब आपने मैट्रिक की, मैट्रिक के बाद आपने ग्रादो मेडियो किया 2 साल का, या आपने बाचीरा तो कर लिया वो भी 2 साल का। तो बाचीरा तो इन 5 में से किसी भी किस्म का आपने कर लिया। तो जब आपने ये कर लिया तो अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि आपके पास फिर 2 ऑप्शंस होते हैं। मतलब 12वीं के बाद, एफए के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं एंट्री टेस्ट दे के, या आप एक ग्रादो सुपेरियर कर सकते हैं, जो कि आपको एक और मतलब वोकेशनल एजुकेशन की जो एक सुपेरियर जो डिग्री होती है वो करवाई जाती है। ये भी 2 साल का होता है। लेकिन ये आप ग्रादो मेडियो के बाद भी कर सकते हैं और बाचीरातो के बाद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बच्चा, मिसाल के तौर पे एक बच्चा एसओ नहीं कर रहा था, मैट्रिक में बहुत वो मतलब मुश्किल में था, तो उसने एफए पेपासिका शुरू कर दी। एफए पेपासिका में वो 2 साल रहा, उसके बाद उसने ग्रादो मेडियो में दाखिला ले लिया। ग्रादो मेडियो उसने 2 साल रहा, तो उसके बाद वो ग्रादो सुपेरियर भी कर सकता है बिना किसी टेस्ट के, क्योंकि पहले ये होता था ग्रादो मेडियो के बाद जब आप सुपेरियर करना चाहते थे तो फिर प्रोवा de acceso करना पड़ता था, या फिर पेपासिका के बाद आपको कोई टेस्ट देना पड़ता था ताकि आप अगला जो है ना वो 2 साल का कोर्स कर सकें। लेकिन अब बच्चों को इस चीज़ को ज़्यादा आम करने के लिए, ताकि ज़्यादा वोकेशनल एजुकेशन को आम करने के लिए ये जो टेस्ट थे ये ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ग्रादो सुपेरियर एक बच्चा 12वीं से मतलब जो एफए था बाचीरातो से भी आके कर सकता है और ग्रादो मेडियो से आके भी कर सकता है। और ग्रादो सुपेरियर की जो डिग्री होती है वो समझ लें यहाँ पे आजकल तो यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री के बराबर समझी जाती है। और जब ये इंटरविस्तास इंटरव्यूज वगैरह करते हैं तो जो कंपनीज हैं, इम्प्रेसास हैं, वो प्रेफर करते हैं कि कोई ग्रादो सुपेरियर का बंदा हो बजाय इसके कि कोई यूनिवर्सिटी का। और मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ के वो ग्रादो सुपेरियर करने आ गए, क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा चांसेस नज़र आते थे। और ये ग्रादो सुपेरियर भी आप 18 साल से बात कर सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको यहाँ लाता ही तब है जब आप 18 से ऊपर हो जाएं, और यूनिवर्सिटी में भी आप जब जाते हैं तो आपकी 18 या उससे ज़्यादा ही एज होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं उसके बाद एक्सेसो करके एंट्री टेस्ट दे के, तो वो 4 साल होती है। वहाँ पे आपको 4 साल का जो करियर है उसे कहते हैं, किसी भी रामा में आप कर सकते हैं, तो वो कोर्स 4 साल का होगा अगर आप हर साल जो आपका बनता है वो आप करते जाएँ। तो ये हो गया, एक दफ़ा हम यूनिवर्सिटी पहुँच जाए। तो जब आप ग्रादो सुपेरियर अगर करते हैं 2 साल का, तो इसके बाद आप समझते हैं मतलब ठीक है मैंने ग्रादो सुपेरियर कर लिया है,
लेकिन मैं फिर आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो आप बिना इस एंट्री टेस्ट के आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। मतलब जो बाचिरातो से आता है, एफए से बाचिरातो से आता है, एफए जिसने किया है, उसको यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन जो ग्राडो सुपीरियोर वाला है, वो एंट्री टेस्ट के बिना जो यहाँ पे उसके मार्क्स होंगे, उन मार्क्स के हिसाब से वो दाखिल हो सकता है यूनिवर्सिटी में। लेकिन अगर वो कोई ऐसा कोर्स करना चाहता है जिसके लिए उसे ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो जो ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट होते हैं, वो करके अपना मार्क्स जो है ना वो ज़्यादा करवा सकता है। और फिर यूनिवर्सिटी में जब वो जाएगा तो बहुत सारे उसके जो सब्जेक्ट होंगे वो माफ़ कर दिए जाते हैं या उनको कॉम्बालीदार कर दिया जाता है, क्योंकि वो उसने ग्राडो सुपीरियोर में पढ़े होते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में आप 4 साल कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास मास्टर का चांस होता है जो कि 2 साल का होता है, और उसके बाद पीएचडी आप कर सकते हैं। तो ये है तालीमी निज़ाम स्पेन का। अभी तक तो हमने ये मतलब ये देख लिया कि इनका बच्चे की पैदाइश से लेकर ग्राडो सुपीरियोर तक बच्चा कैसे आ सकता है या यूनिवर्सिटी तक कैसे आ सकता है, और यूनिवर्सिटी के बाद मास्टर के लिए 2 साल होते हैं और उसके बाद पीएचडी वो अपने जितने टाइम में भी मुकम्मल करना चाहे, वो कर सकता है। तो अब मैं चलता हूँ जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था, जिसमें चलें ये यहाँ पे एक ही पिक्चर में आपको सब कुछ जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे इन्फांटिल से शुरू करके जो लाज़मी नई एजुकेशन होती, 6 साल तक ये लाज़मी नहीं होती। उसके बाद जो लाज़मी एजुकेशन है उसका आगाज़ हो जाता है, जो कि 7 साल से लेकर 16 साल तक होता है, और उसके बाद बाचिरातो या ग्राडो मेडियो आ जाता है। 2-2 साल के दोनों होते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एंट्री हो जाती है या आप ग्राडो सुपीरियोर कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन था या जिसके बारे में हमने बात करनी थी, तो वो है जो तालीमी निज़ाम में सॉरी उससे पहले 16 साल की एजुकेशन जो होती है, उसके बाद मतलब आपने एसओ कर ली। एसओ के बाद आप कोई भी कोर्स करेंगे, ग्राडो मेडियो हो गया या उसके ग्राडो मेडियो के बाद ग्राडो सुपीरियोर हो गया या यूनिवर्सिटी हो गई या बाचिरातो हो गया, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पे आपको पढ़ने का वज़ीफ़ा दिया जाएगा। मतलब आप 16 साल के बाद कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो वज़ीफ़ा दिया जाएगा, जिसे बेका कहते हैं। तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले, क्योंकि अभी तक हमारा जो जो टाइम है बेका अप्लाई करने का वो खुला हुआ है 17 मई तक। तो इस वजह से 1-2 दिन पहले मैंने वीडियो भी अपलोड की है। अगर आपके बच्चों में से किसी का ऐसा केस है जो कि 10वीं पास करेगा इस साल या अगले साल वो एफए पास ही का करने जा रहा है, तो उसके लिए भी वो अपना जो बेका है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आप वैसे है तो आसान ही, जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से आप जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो अगर आप यूट्यूब पे ये लाइव देख रहे हैं, तो इसी चैनल में जो लास्ट वीडियो है ये इसी के ऊपर है कि आप बेका कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन ये है कि अगर आप 10वीं क्लास पास नहीं कर सकते, मतलब मिसाल के तौर पे इस साल जो बच्चे 10वीं में हैं, वो एफए पे पासी का उन्होंने नहीं की, लेकिन इस साल वो मतलब उनकी माला सूरतें कह लें या जो भी हुआ, वो 10वीं पास नहीं कर सकते। उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि अगर वो ग्राडो मेडियो का कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जो प्रूवा de acceso जिसे कहते हैं, जिसके साथ वो डायरेक्ट ग्राडो मेडियो कर सकते हैं बिना एसओ की डिग्री लिए। तो ये एक ऑप्शन होता है उन बच्चों के लिए जो मतलब समझते हैं कि इस साल हम पास नहीं कर सकते, तो लेकिन वो इतना, ये भी सच है कि वो इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो बच्चे किसी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की वजह से, जो कि आम उनकी लाइफ में नहीं होती, लेकिन उनको किसी वजह से बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करनी पड़ गई थी या कोई इस तरह का बीमार खुदा न खास्ता कोई हो गया बहुत ज़्यादा अरसा, तो वो उस वजह से पास नहीं कर सका। वैसे वो बंदा पढ़ता ठीक था, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पिछले साल के 20 से 25 जो है ना वो एग्ज़ाम्स अपलोड होते हैं इनके हर कम्युनिदाद के पेज पे, वो देख के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर ले। ग्राडो मेडियो का जो प्रूवा de acceso है, और उसके बाद वो बिना एसओ के ग्राडो मेडियो कर सकता है। तो इन कोर्सेज़ ढूँढने के लिए वेबसाइट जो जिसके ऊपर आप सारे ढूँढ सकते हैं वो है www.todoFP.es। ये नेशनल लेवल पे है। बाकी हर कम्युनिदाद की, हर सूबे की अपनी-अपनी अलहदा से है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है। तो मैं आपको अभी इसी वेबसाइट से बताऊँगा कि अगर आपने कोई कोर्स ढूँढना है, तो वो कैसे आप ढूँढ सकेंगे। तो वो बताने से पहले ये कुछ तब्दीलियाँ जो आई हुई हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एसओ में जो 2 किस्म की तालीम थी, वो ख़त्म कर दी गई है क्वार्तो de la एसओ में। पिछले साल क्या होता था, मतलब पिछले साल क्या था, इस साल भी है, जो कि अगले साल नहीं होगा, वो ये है कि जब बच्चा क्वार्तो de la एसओ में आता था, तो उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था। एक को कहते थे अप्लिकादा
अप्लिकादास और दूसरे को कहते थे अकादेमिकास। अप्लिकादास वो बच्चे करते थे जिन्होंने बाद में ग्रादो मीडियो करना था, और जो अकादेमिकास वो बच्चे करते थे जिन्होंने बाद में बाचिरातो करना था। तो इस कानून ने वो चीज़ खत्म कर दी है, और उसके खत्म करने के साथ इस मतलब सबको सेम ही जो है ना वो सब्जेक्ट दिए जाते हैं, और उन्हीं से वो अपने अपनी मर्जी के इलेक्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। एक तो इन्होंने ये चीज़ खत्म की है। दूसरा, ये बाचिरातो general जो मैंने आपको बताया, ये एक 11वीं और 12वीं में जो एक एक्स्ट्रा कोर्स हो गया है। पहले 4 किस्म का था, 5 किस्म का कर दिया गया है। तो ये भी बच्चों की आसानी के लिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ रियाज़ी नहीं रखना चाहते, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है कि वो बायोलॉजी या केमिस्ट्री में कोई एक सब्जेक्ट वैसे वो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, क्योंकि बाद में वो साइकोलॉजी वो पढ़ना चाहते हैं, या मतलब कोई भी दरवाज़ा बंद ना करें, तो उसके लिए इनके लिए ये ऑप्शन रखा गया, और होता भी आसान है। मतलब एक बच्चा अगर नॉर्मल बाचिरातो दे सिंथिया सोशियालिस में इकोनॉमिक्स पढ़ता है और दूसरा जनरल में पढ़ता है, तो 2 मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमिक्स होंगी, और जनरल में जो है वो मास फासिल होगी, ज़्यादा आसान होगी। एक और इस चीज़ का जो चेंजिंग हुई है इसमें ये है कि कम से कम बच्चे फेल होने चाहिए। ये इनका मतलब ज़ाहिर-सी बात है, बता तो नहीं सकते, लेकिन जो इन्होंने तब्दीलियाँ की हैं, जो हम टीचर्स को ये इनकी जो आती हैं ऑर्डिनेंस जो वगैरह आती हैं, उसमें यही होता है कि जो भी हो, पूरी कोशिश करनी है कि बच्चा फेल ना हो। बच्चे को इतने ऑप्शंस देने हैं, इतने चांसेस देने हैं कि वो कोई ना कोई जो है ना वो रिकूपरेशन पास कर लेगा, या इम्तिहान जो टीचर लेता है उसका जो परसेंटेज होती है मार्क्स के ऊपर वो बहुत कम कर दी गई है। जो वैसे जो घर में काम होता है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, मतलब घर में जो काम करेगा उसका जो परसेंटेज होगी मार्क्स की वो बढ़ा दी गई है। उसके साथ-साथ जो बच्चा स्कूल क्लास में सही तरह से बैठता है, सही तरह से बात सुनता है, उसमें मतलब उसकी एप्टीट्यूड जो होती है, वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। और दूसरा ये कि सब्जेक्ट फेल होने का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा लिंग्वा बेशक फेल कर देता है, लेकिन दूसरी जो पढ़ने पढ़ने वाली ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, जैसा कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी, या उसमें अगर बहुत ज़्यादा अच्छे उसके मार्क्स हैं, तो फिर इसको आप फेल नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने की हैं ताकि कम से कम बच्चे जो है ना वो फेल किए जाएँ। और उसके बाद तालिब इल्म का जो स्टूडेंट्स का जो वज़ीफ़ा वग़ैरह हैं, जो बेकस हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ-साथ जो स्पेनिश के अलावा दूसरी लैंग्वेजेज़ को मतलब अगर आप कातालुनिया में रह रहे हैं, तो अगले साल आप महसूस करेंगे कि कुछ ज़्यादा ही जो है ना वो कातालान, वैसे कातालान ने उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा इसको स्कूलों में जो है ना वो फ़रोग़ दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो जैसा कि पाइस बास्को में euskera वग़ैरह है, या इस तरह की जो गलीसिया में जो gallego है, तो ये इनकी जो co-oficiales lenguas हैं, इनको ज़्यादा अहमियत स्कूलों में दी जाएगी, या उसका कानून पास हो गया, बाकी स्कूलों पे छोड़ दिया वो जो भी इसका करें। तो ये हैं कुछ मेन तब्दीलियाँ जो कि ये जो नया कानून है जिसका नाम इन्होंने रखा है लोम लोए। ये बदकिस्मती कह लें स्पेन की, कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, ये कानून तालीमी निज़ाम में अपना चेंज कर देते हैं। पिछला जो है वो पेपे वालों ने जो है वो लाए थे, जिसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की थी, बच्चों को बेकस वगैरह कम किए थे, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की थी। जब ये आए, अब इन्होंने फिर चेंज कर दिया। इससे पहले जब 2002 में जो आया था अफनार के बाद सपाटेरो आया था, उस वक़्त आ गई थी सबसे पहला इनका लोए। वो दूसरे आए, उन्होंने लोम से कर दिया, जो नया उनका कानून था, और अब ये आया, इन्होंने कर दिया लोम लोए। तो ये मतलब जो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इस तरह की तब्दीलियाँ करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बच्चा या आप खुद जो अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप कैसे ढूँढ सकते हैं, कोई भी कोर्स आपने ढूँढना है कि मिसाल के तौर पे मैं करना चाहता हूँ कोई भी मैकेनिकल का कोई कोर्स करना चाहता हूँ, या मैकेनिक साधो का कोई कोर्स करना चाहता हूँ, या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कोर्स करना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता मेरे सूबे में, मेरी कम्युनिदाद में कहाँ-कहाँ करवाया जाता है, तो वो मैं कैसे ढूँढ सकता हूँ? तो उसके लिए ये जो वेबसाइट मैंने पहले आपको बताई थी, उससे हम ये सब कुछ सर्च करेंगे। तो इस साल वज़ीफ़ा की आखिरी तक, हाँ, ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि अभी मैंने वज़ीफ़ा की बात आपको बताई है कि 17 मई तक आपने वज़ीफ़ा अपने जो बेकस हैं वो अप्लाई कर लेने हैं, चाहे जो भी आप स्टडी करने जा रहे हैं। एक दफ़ा ये पीरियड खत्म हो गया, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पहले बिल्कुल ये अगस्त सितंबर में करते थे, लेकिन अब 2 साल हो गए हैं कि ये इस पीरियडों में किया जाता है। हाँ, बेशक अगर आपको क्लियर नहीं है कि आप क्या करेंगे अगले साल, तो फिर भी आप अप्लाई कर दें, जो आपके माइंड में है वो लिख के आप अप्लाई कर दें। ये वीडियो मेरी आप ये देख सकते हैं, अभी वकास अकरम अकेडमी पे मैंने अपलोड किया कुछ दिन पहले, तो इसमें सारा बाकायदा आपको बताया गया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर दें, कोई भी कोर्स लिख के मैं ये करूँगा।
बाद में आपका माइंड चेंज होता है, आप कोई और करते हैं, तो सितंबर में ये दोबारा आपको ऑप्शन देंगे कि आप दोबारा से चेंज करें कि आप मैं एक्जैक्टamente मैं कौन सा कोर्स करने जा रहा हूँ। मतलब पहले आपका अभी जो माइंड नहीं बना हुआ तो भी कोई मसला नहीं, जो भी आपके ज़हन में है वो लिख के अप्लाई कर दें। सितंबर में आप बताएंगे इनको कि आखिरकार मैंने इस कोर्स में दाखिला लिया है, बजाय उसके कि जो मैंने पहले किया था। लेकिन ये याद रखें कि 17 मई के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ चेंज कर सकेंगे। ये क्लियर हो गया। तो अब आते हैं जी उस वेबसाइट की जानिब जो कि है todoff.es, जिस वेबसाइट का मैंने आपके साथ पहले बात की थी। तो इसमें ये है कि आप लिखें ऊपर वेबसाइट todoff.es। ये मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा अगर किसी को मतलब लिखने में कोई मसला है, लेकिन बहुत ही आसान है, todoff.es। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आके आपने सबसे पहले तो देखना है कि कौन कौन से मतलब फीचर्स अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे जो कम्युनिदाद है या मेरे नज़दीक जो है मेरे शहर में कब तक मैं नाम लिखवा सकता हूँ। तो आपने क्या करना है, como cuando y dónde estudiar, ये जो चौथे नंबर पे है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपके सामने फीचर्स दे इंस्क्रिप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरे स्पेन का आपको मापा दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप अपना सूबा या अपना कम्युनिदाद जो है ना इलेक्ट करके देख सकते हैं कि आपके सूबे में, आपकी कम्युनिदाद में कोर्सेज में नाम लिखवाने की तारीखें या डेट्स कौन सी हैं। तो अगर सबसे पहले मैं अगर करता हूँ कातालुनिया का मिसाल के तौर पे, तो कातालुनिया के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए उन्होंने यहाँ पे फीचर्स जो है ना वो दी हुई हैं। यहाँ सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप खुद वेबसाइट में जाके देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ है FFP ग्रादो प्रेसेंशियल ग्रादो बासिको, तो बासिको के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 से लेकर 25 मई तक आप ये नाम लिखवा सकते हैं, प्रेसेंशियल ग्रादो बासिको। अगर आप ग्रादो मेडियो का है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो बच्चे उसी स्कूल में करना चाहते हैं जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, तो 12 से 18 अप्रैल था, तो वो तो उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन अगर आप किसी और स्कूल में नाम लिखवाना चाहते हैं तो वो है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 9 से 15 मई तक। तो जो बच्चे अभी क्वार्तो de la ESO में हैं और कातालुनिया में हैं, उनको बहुत ध्यान से अभी जो है ना वो मतलब ध्यान रखना होगा इन फीचर्स का कि अगर आप ग्रादो मेडियो करना चाह रहे हैं तो उसका अगर किसी और स्कूल में करना चाह रहे हैं तो वो 9 से 15 मई होगा। और अगर आप उसी स्कूल में करना चाहते हैं जहां आप पढ़ रहे हैं तो उन्होंने आपसे करवा लिया होगा, उसमें इशू की मसला ही नहीं होता। वो 12 से 18 अप्रैल तक था। उसके बाद अगर आप ग्रादो सुपेरियोर करना चाहते हैं तो उसका 26 मई से लेकर 1 जून तक टाइम है नाम लिखवाने का, ग्रादो सुपेरियोर। FFP बासिका 15 से 25 मई, ग्रादो मेडियो का कातालुनिया में 15 से 9 से 15 मई और ग्रादो सुपेरियोर का 25 से 1 जून तक। कातालुनिया का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कातालुनिया के जो वो मतलब यहाँ स्पेन में होते हैं तो उस वजह से, लेकिन बाकी जो भी देखना चाहे वो यहाँ अपना कम्युनिदाद जो है इलेक्ट करे और इलेक्ट करने के बाद उसको उसका जो फीचर्स हैं उसके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लारियोखा का भी आपके सामने रख देता हूँ। ये लारियोखा में है जिस कम्युनिदाद में अभी हम रह रहे हैं। तो इसमें ये जो फीचर्स हैं वो सही तरह से दोबारा फिर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, 8 से 12 सितंबर तक बाद में आप कर सकेंगे, लेकिन पहले 30 जून से 5 जुलाई तक ग्रादो मेडियो और ग्रादो सुपेरियोर के लिए 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक। और अगर बाद में आप अपना मतलब कोई और कोर्स करना चाहते हैं, नाम चेंज करवाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे सितंबर में ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होते, इस वजह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये टाइमिंग ये है कि अगर आप पहली दफ़ा करना चाह रहे हैं तो 30 जून से लेकर 5 जुलाई तक है। और अगर आप सितंबर में करना चाहते हैं 9 सितंबर से 12 सितंबर तक आप नाम लिखवा सकते हैं। तो ये हो गया फीचर्स का मामला। अब आते हैं कि मैं कैसे देख सकता हूँ, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैं जो कोर्स करना चाहता हूँ वो कौन-कौन से स्कूल में है मेरे सूबे में और उस स्कूल का एड्रेस कौन-सा है और मैं कैसे उनके साथ राबिता कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने बजाय चौथे के तीसरे नंबर पे जहाँ पे लिखा हुआ है के एस्टूडियार, उसी वेबसाइट पे todoff.es पे के एस्टूडियार, के स्टूडियार पे आपने यहाँ पे आपके सामने जो 3 ऑप्शंस हैं, आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है जहाँ पे FFP por niveles लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ढूंढना हर तरह से आप एक ही जगह पे जाएंगे लेकिन यहाँ पे ढूंढना जो है ना वो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं FFP por niveles। तो ये सारी इनकी familias profesionales हैं जो कि 27 जो ऐसी प्रोफेशनल फैमिलीज हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जारी सी बात है अगर मैं कोई कोर्स करना चाहता हूँ तो कोई तो आइडिया मेरे पास होगा ना।
तो मैंने उस आइडिया के हिसाब से उस फ़ैमिलिया प्रोफ़ेशनल में एंटर होना है ताकि देख सकूँ कौन-कौन से कोर्सेज़ उसमें करवाए जाते हैं। अगर कोई बंदा अकाउंटिंग का या एडमिनिस्ट्रेशन का या मार्केटिंग वगैरह का करना चाहता है, तो फिर वो उस हिसाब से अपना इलेक्ट करेगा। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का या अकाउंटिंग का करना चाहता हूँ, तो ये पहले वाले पे क्लिक करूँगा। अगर मैं कोई इन्फर्मरी या मतलब किसी फार्मेसी में काम करने के लिए या बाद में यूनिवर्सिटी में इन्फर्मेरा का जो कार्य है वो करने के लिए या कोई भी जो हेल्थ से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो सनिदात जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो मैं क्योंकि एक ही एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँगा, बाकी आप आराम से जो है ना वो इन सब में देख सकेंगे। मैं आपको एक का जो है ना वो मुकम्मल बताता हूँ कि इसमें एंटर होके आप कैसे स्कूल वग़ैरह या कैसे जो कोर्सेज़ हैं वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज़ देखना चाहते हैं, तो वो आप कैसे और कहाँ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सनिदात पे, तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज़ आ गए। ये इस जो फ़ैमिलिया प्रोफ़ेशनल है हेल्थ से रिलेटेड इसमें एफ़एपी बासी का नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राडो मेडियो और ग्राडो सुपेरियर है। ग्राडो मेडियो में इसके सिर्फ़ 2 कोर्सेज़ हैं, एक इमरजेंसिया सैनिटारियास और दूसरा है टेक्निका इन फार्मासिया y para farmacia और बाकी सारे कोर्सेज़ इसके ग्राडो सुपेरियर के। ग्राडो मेडियो के इसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 हैं। तो यहाँ पे ये कोर्सेज़ तो मेरे सामने आ गए। हर कोर्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, तो उस कोर्स की सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी कि इसमें इतने घंटे का ये 2-2 साल की ये तो हमें क्लियर है। तो इसमें ये पढ़ाया जाएगा, ये सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के कितने घंटे हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। तो देखने के लिए सबसे पहले अगर आपने ये देखना है कि ये कौन-कौन से स्कूल्स में करवाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे ये जो दुनिया का नक्शा है और उसके ऊपर ये ज़ूम का निशान है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये सारी लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो जब क्योंकि ये सारे स्पेन का होता है, तो इस वजह से हमें क्या करना करना होगा, हमें अपने शहर का अगर हमने ढूँढना है, तो आप अगर तो कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो बहुत आसान है। कंप्यूटर से आप कंट्रोल दबा के ये जो teclado पे जो CTRL का जो teclado होता है, तो उसको आप पुशार करके F दबाएँगे, तो ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा नीचे सर्च का, तो आपने यहाँ पे बार्सिलोना लिख देना है। मैंने बार्सिलोना लिखा है, तो आप देख सकते हैं जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये बार्सिलोना में इन सारे सेंटर्स में करवाया जाता है, जहाँ-जहाँ ये येलो कलर का निशान लगा हुआ है। इन सारों में। तो अब आप देखते हैं कि मतलब हर सेंटर कहाँ पे है, बार्सिलोना क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आपने क्या करना है और हाँ, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है प्राइवेट कौन से हैं और पब्लिक कौन से हैं। तो आपने देखना है कि इनमें से पब्लिक कौन है, पब्लिक कौन-सा है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये पब्लिक है, तो मैं इनके साथ राब्ता करना चाहता हूँ, ये यहाँ जाके इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ या इनका टेलीफ़ोन नंबर चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। सेंट्रो पब्लिक को जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो सॉरी इससे पहले ये अगर आप वहाँ पे बार्सिलोना के बजाय लोग्रोनियो लिखते हैं, तो लोग्रोनियो लिखते हैं, तो ये 2 लोग्रोनियो के आपके सामने आ गए। एक पाउला मोंटाला है और दूसरा दुकेस दे नाजेरा। यहाँ पे ये फार्मासिया para फार्मासिया का कोर्स करवाया जाता है। तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ, जैसा कि मैं पिछले डियापोजिटिव में आपको बताने की कोशिश की थी, कि ये सेंटर एक तो ऊपर वाला प्रिवादो है, लेकिन concertado है, मतलब आपको फीस वगैरह नहीं देनी पड़ती, बेशक यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है और नीचे वाला पब्लिक है। तो इनमें से मेरे नज़दीक ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है, जो भी आपके नज़दीक हो, तो मतलब आपको बेशक नहीं भी पता कहाँ पे है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो ये सारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ये इसका एड्रेस है, ये है, इसका टेलीफ़ोन नंबर भी यहाँ पे ही होगा कहीं पे। तो इस एड्रेस पे आप जाके इनके ईमेल पे ईमेल करके आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो टेक्निकल फार्मेसिया para फार्मेसिया हमने यहाँ पे क्लिक की थी सारे स्कूल्स देखने के लिए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये देखूँ कि इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, मैं क्या-क्या सीखूँगा, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने आ गया, इसमें टोटल 2000 घंटे हैं, रिक्वायरमेंट्स इसकी ये हैं, que voy a aprender तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब कुछ आप सीखेंगे। क्योंकि यहाँ से लेत्रा बहुत पेqueña है, तो इस वजह से आप आराम से ये देख सकते हैं कि इसमें ये सब कुछ जो है ना वो पढ़ाया जाएगा। ये नीचे प्लान de formación जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप पहले साल ये सब्जेक्ट आपके होंगे, दूसरे साल ये होंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे प्लान de estudio में दी जाती है। तो ये लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सामने रिक्वायरमेंट्स और के vas a aprender कि आप सीखेंगे क्या इसमें, ये सब कुछ बताया गया है। तो इसी तरह आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, कोई भी स्कूल जो है वो ढूँढ सकते हैं, यहाँ पे उसकी फ़ैमिलिया प्रोफ़ेशनल के हिसाब से। तो ये समझ लें मेरे पास था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अब मैं पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स
कि अगर कोई मतलब किसी ने अगर क्वेश्चन किया तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं तो हम आज की ये लाइव ट्रांसमिशन यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, लेकिन ये है कि जो मैंने तैयार किया हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ जो है ना वो पूछ सकते हैं।